को धन्यवाद जी जी ममता केसरी को। और लगातार हत्याएं हो रही हैं जी देवरिया आप जनपद में देखें तो कोई दिन ऐसा नहीं रहा जहाँ हत्याएं नहीं हो रही हैं। जी थाने बिक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जी जी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए जो है ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों पे दबाव है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि जनता अनावश्यक रूप से मारी जा रही है। छोटे छोटे बात जो हो रहे हैं उसमें जो बात आपसी सामंजस्य से खत्म हो जानी चाहिए थी वो हत्या तक पहुंच गई है। इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? नहीं, इसका जिम्मेदार तो शासन प्रशासन है। इसके जिम्मेदार तो ये पूरी जिम्मेदारी ये शासन की है। योगी आदित्यनाथ जी पे सवालिया निशान है ये कि इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इतने अपराध, इतने हत्या, इतने रेप। आप देखिए कितनी महिलाओं के साथ लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो जा रही हैं। तो ये सरकार जिम्मेदार है। जब सरकार जनता ने उनको चुना है तो जिम्मेदारी भी तो इनकी हुई होगी। क्या सपा की सरकार में ऐसा नहीं होता था? किसी की सरकार में क्यों नहीं होता है? ये कैसे कोई देगा कि हमारी सरकार में नहीं होगा? जी 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 हर सरकार में ऐसा होता है। लेकिन क्या ऐसे ही होता था? ऐसे ही होता था। आप देख लीजिए, आंकड़ा देख लीजिए, जो सरकारी आंकड़े एनसीआरबी की जो रिपोर्ट जो निकल के आई, आप देखिए अभी कितने घटनाएं बढ़ गई हैं। तो हमारी सरकार और आपकी सरकार की तुलना आप कैसे करेंगे? वो तुलना करने का वही है ना जो सरकारी दस्तावेज है, कितने एफआईआर हुए जी, आंकड़े के हिसाब से तो आप देख लीजिए कि 12 से लेकर 17 तक कितने एफआईआर हुए। इसी देवरिया में देख लीजिए। और उसके बाद से 6 साल की आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा। एक हत्या होती थी जनता सड़क पे आ जाती थी। रोज हत्या हो रही है। अब इतनी हत्याएं हो रही है कि लोग अब जान ही नहीं पा रहे हैं कि अब कहां खड़ा होकर हुआ जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 विद्यालयों को बंद किया जा रहा है इस समय, जिससे बताया जा रहा है कि 27,000 विद्यालय बंद की कगार पे हैं। जिन विद्यालयों की संख्या आपकी 20 से नीचे या 50 से नीचे है, उन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है और मर्ज किया जा रहा है दूसरे विद्यालय में। जो विद्यालय उस गांव से 3 से 4 किलोमीटर लमसम बताया जा रहा है कि विद्यालय हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बात हो रही थी अभी एक इंटरव्यू में जी, अगर सरकार स्मार्ट सिटी बना सकती है, घोषणा जो की थी, तो स्मार्ट विद्यालय क्यों नहीं बना रही है? स्मार्ट मीटर तो लगवा दिया, तो स्मार्ट विद्यालय वहीं बनवाए। जमीन को क्या होगा? प्रधानमंत्री जी जिन गांवों को गोद लिए थे, बड़नगर में जहां से प्रधानमंत्री जी पैदा हुए, और जो उनका गांव है, जिस गांव में स्कूल है, वो स्कूल खुद बंद है। वहां जो है डाकघर चल रहा है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जिस गांव को गोद लिए हैं उस स्कूल को बंद करके वहां डाकघर चलाए जा रहे हैं। तो उन्हीं के तर्ज पे मोदी जी, योगी जी भी आए हैं जी। तो ये कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई गुजरात मॉडल तो वही है। तो वहां तो अब वही होगा, विद्यालय बंद होंगे। वहां जो है वहां भी मधुशाला पाठशाला बंद होंगे, मधुशाला का वहां पे दे दिया जाएगा, ठेका दे दिया जाएगा। वही जमीन क्या होगा? योगी सरकार का कहना है कि हम विद्यालय इसलिए वहां बंद कर रहे हैं कि वहां टीचरों पर तनख्वाह देने में दिक्कत होगी और बच्चे वहां 20 से कम हैं। उस विद्यालय को पूरे उत्तर प्रदेश मर्ज कर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मंत्री जी लोग लाल बत्ती गाड़ी लेके घूम रहे हैं। सरकार का हजारों करोड़ रुपया उनके सुरक्षा पे खर्च हो रहा है। क्या काम कर रहे हैं जरा बताइए? प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन करना हो तो वही जाते हैं, शौचालय का उद्घाटन करना हो तो वही जाते हैं, विद्यालय का उद्घाटन करना हो तो वही जाते हैं, ट्रेन का उद्घाटन करना हो तो वही जाते हैं, भवन का उद्घाटन करना हो तो वही जाते हैं, विदेश में आपको जाना हो तो वही जाते हैं। बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं पूरे भारत के? तो जब सारे मंत्री का काम अगले मोदी जी कर रहे हैं तो उनको पैसा क्यों दिया जा रहा है? वो नुकसान नहीं हो रहा है? जब सारा देश का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इंजेक्शन लगवाना है कोरोना का तो वही लेके आएंगे, राशन बांटना है तो वही आएंगे। तो ये मंत्रीगण जो इतने बनाए गए हैं भारी भरकम, उनको पैसे सरकार बंद करे, ऊपर इस योजना को पहले बंद करे। जब सारा काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा है। सरकार का यह कहना है कि मैं विद्यालय इसलिए बंद कर रहा हूँ बता कि उसमें संख्या कम है वहाँ, और तो दिए पहले विद्यालय में जाने पर सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। सरकार पे कोई भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि जितने भी अभी तो देसी घी यहाँ बांट रहे थे चुनाव में, क्या हुआ उसका? स्कूटी बांट रहे थे, कह रहे थे कि हम आएंगे तो बिजली पहले रमजान और कब्रिस्तान में मिलता था। अब तो बिजली देखिए क्या दशा है, बिजली का रेट भी बढ़ गया, स्मार्ट मीटर भी आपने लगा दिया, और दिन भर में कटआउट कितने हो रहे हैं जी। तो ये कहना, ये देखिए विश्वास घट गया, इसलिए अब जनता भरोसा नहीं कर रही है। दरअसल वो स्कूल को बंद करके लोगों को गरीब और शिक्षित बनाना चाहते हैं, ताकि उनका जो अपना एजेंडा धार्मिक ध्रुवीकरण बा उसमें लड़के बेरोजगार होंगे तो उनके साथ वो खड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई से मतलब खत्म हो।
सरकार का यह कहना है कि बेहतर शिक्षा करने के लिए और बेहतर पढ़ाई करने के लिए उस विद्यालयों को हम 2 से 3 किलोमीटर देखिए वो सारी बात वो बात उन पे कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रधानमंत्री की खुद अभी शिक्षा भी अधर में पड़ी हुई है, खुद सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है। तो जो लोग अभी खुद मुकदमा भी झेल रहे हैं अपनी डिग्री का, वो दूसरे की डिग्री क्या बांटेंगे? और वहाँ जो बच्चे हैं जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी विद्यालय में जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 से 4 किलोमीटर दूर किया जा रहा है, विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, क्या वहाँ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं? तो क्या कोई जरूरी है कि वहाँ भी बच्चे जा पाएंगे? ये सरकार छोटे मजदूर टाइप के जो लोग हैं वो कैसे अपने बच्चों को वहाँ भेज पाएंगे? शराब की दुकान 3 किलोमीटर गांव में आप कर दीजिए, मेन रोड से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनएच पे कोई भी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। 3 किलोमीटर कैसे लोग चले जा रहे हैं पीने के लिए? कैसे चले जा रहे हैं जरा बताइए? तो जहाँ आप मुख्य मार्ग से जब 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप शराब की दुकान खोल दे रहे हैं और लोग पहुंच जा रहे हैं, वही व्यवस्था आप करिए ना, विद्यालय में लोग खोजते हुए पहुंच जाएंगे। आपके पास टीचर है ही नहीं, भवन है ही नहीं, आपके पास गरीब लोगों का कहना, ओबीसी एससी से या गरीब के बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वो जो छोटे बच्चे हैं जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जो 300 400 500 मजदूरी कमाते हैं किसी तरह दिन भर, वो अपने बच्चों को कैसे वहाँ 3-4 किलोमीटर? यही तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार की मंशा नहीं, ये बात यही खत्म करिए कि सरकार नहीं चाहती है कि लोगों को पढ़ावें। वो पीढ़ी के समाज के लोगों को, कि सरकार जानबूझकर ये बंद कर रही है और शिक्षा से लोगों को शिक्षा से वंचित कर रही है। तो आप सारी यूनिवर्सिटियों को देखिए, आपने क्या किया, सारी यूनिवर्सिटी खत्म हो रहे हैं। जेएनयू सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी भारत की थी, आपने उसको खत्म कर दिया। तमाम ऐसे जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो विश्वविद्यालय बनाए थे, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाए थे, सब आप खत्म कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो आप बनवाए उसमें कह रहे हैं कोई लड़का फेल नहीं होगा, संसाधन कुछ है ही नहीं, ऊपर से आदेश आ गया किसी मेडिकल के छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा। तो ये सब उनके कहने और कथनी में अंतर है। मुख्य मुद्दा यही है कि किसी तरीके से विद्यालय को खत्म किया जाए। बच्चे अनपढ़ रहेंगे तभी उनका एजेंडा है उसमें काम करेंगे। अस्पताल जो जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एक ही में वो कर दिया गया। अब प्राय देखा जा रहा है कोई मरीज जा रहा है, इलाज उसको समुचित इलाज नहीं मिल रहा है, और मेडिकल कॉलेज तो छोड़ दीजिए, आप सीधे गोरखपुर रेफर कर दिया जा रहा है। भाई वही आप कह रहे थे ना कि मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार में आप पूछ रहे थे, तो मैं कहा हूं कि भाई हमारे के यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज में रिफर होते थे। अब ये अंतर हुआ है कि मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कॉलेज में रोग रिफर हो रहे हैं। तो यही सरकार का एजेंडा है। बवासीर का ऑपरेशन और हाइड्रोसील के ऑपरेशन के अलावा यहाँ एक हड्डी टूटे फूटे के अलावा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ आप थोड़े से गंभीर अगर गैस हो जाए तो तुरंत भेज देते हैं कि आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज। क्या करेंगे, एक डॉक्टर है, 200-300 रोज मरीज देखना है। सरकार का यह कहना है कि मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं हम कर रहे हैं, एक दिन में तो हो नहीं जाता, थोड़ा समय लगेगा, तब जाके हम और सुविधाएं दे पाएंगे। ठीक है, सरकार तो बिल्डिंग बनाई दी है, बिल्डिंग इलाज कराइए, बिल्डिंग देख इलाज होता रहे। जाइए देखिए, खूब बड़ा बिल्डिंग चमक रहा है, उसी को देखिए, उसी में यूरोलॉजी, उसी में न्यूरोलॉजी, उसी पे छत पे देखते रहिए। दिशा की बैठक में एक माननीय सांसद विधायक द्वारा ये दिशा की बैठक में कार्यों को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिससे कार्य सही नहीं हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? डीएम साहब की नियुक्ति कौन किया था? अखिलेश यादव जी किए थे, कि राहुल गांधी जी किए थे? जी। यहाँ सीडीओ की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो जो माननीय विधायक जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो डीएम को क्यों कर रहे हैं? जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें जी कि आपके अधिकारी का जो आप नियुक्त तो वही कर रहे हैं ना। बतावें कि ये आपके अधिकारी जो भेजे जा रहे हैं जनता की बात, कौन से अधिकारी जनता की बात क्यों नहीं सुन रहा है? वो तो या तो ऊपर से निर्देश होगा कि विधायकों की बात आप मत सुनिएगा, जो हम कह के भेज रहे हैं वही आप करिएगा, क्योंकि लीडरशिप तैयार हो जाएगी, नेता तैयार हो जाएंगे, बगावत तैयार होगी। तो ये लड़ाई उनकी आपसी लड़ाई में जनता पिस रही है। ये कार्यपालिका और विधायिका की लड़ाई जो चल रही है, इसमें एक घड़ा जो है नरेंद्र मोदी के साथ है और एक घड़ा जो है योगी आदित्यनाथ के साथ है। तो योगी जी जो चला रहे हैं यही गुजरात मॉडल है। अधिकारियों से उत्तर प्रदेश को चलाने की जो व्यवस्था चल रही है उसी का ये नतीजा है कि आपसी टकराहट हो रही है। जिनको बोलना है वो बोल दे रहे हैं, जो चुप रहे हैं वो पीड़ित होकर अपने लोगों से कह रहे हैं। बिहार में मतगणना को लेकर, चुनाव मतगणना को लेकर एक वोटिंग बना, बिहार में एक मामला चला। रंजीत अंजुम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि अंचल कार्यालय पे वो फार्म वो बीएलओ द्वारा भरा जा रहा है, न कि जनता के बीच में जाकर भरा। चुनाव आयोग को आप देखिए, चुनाव आयोग का जो काम था वो गृह मंत्रालय का काम चुनाव आयोग कर रहा है जी। ये काम आप चुनाव से ठीक पहले आप लोगों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो उनको पता चल गया है कि वहाँ जो पीडीए की लड़ाई है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। आप देखिएगा बिहार में कभी भी
आप लाख उस सरकार पे आलोचना आप किए हैं, लालू प्रसाद जी पे, कि ये चारा चोर थे तो क्या थे, तो तेजस्वी पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या है, तमाम आप आलोचना किए, लेकिन कभी एक नंबर की पार्टी वहाँ बिहार में नहीं बन पाई, क्योंकि वहाँ सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वहाँ बहुत मजबूत है बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी अब तो दिन रात कमजोर हो रही है, तो उसको ये पता चल रहा है कि वो कपरी ठाकुर का वो क्षेत्र रहा है, वहाँ बड़े बड़े विद्वान वहाँ पैदा हुए, संघर्षशील लोग पैदा हुए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जहाँ से मंडल जी वहीं से पैदा हुए, तो वहाँ की लड़ाई जो है वो गंभीर लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो दूसरे तंत्र के द्वारा देखिए लड़ाई वहाँ सरकार बनाम जनता से होने जा रही है जी। ये जनता की तरफ जो सरकार, वो खुद सरकार लड़, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, वहाँ सरकार लड़ रही है। तो ये संसाधनों का उपयोग दुरुपयोग करके और भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतने के फिराक में है और हमको लग रहा है कि वो सफल नहीं हो पाएगा। क्या लगता है कि बिहार में तेजस्वी सरकार वापसी आएगी? अच्छा, तेजस्वी को आना क्यों नहीं चाहिए? जितने नौकरियां दिया उन्होंने, जो आप घोषणा किया, अल्पमत में थे, कुछ ही दिन के लिए आए, लेकिन उनके कलम में क्या है भाई? कोई जादू की कलम कहीं से तो लेके नहीं आए कि आप ही दस्तखत करेंगे तो नौकरी मिलेगी और नीतीश कुमार जी करेंगे तो नहीं मिलेगी। जो काम सहयोगी दल के रूप में उप मुख्यमंत्री नौकरी दे सकते हैं, तो मुख्यमंत्री 20 साल से तो नौकरी क्यों नहीं दे सकते? तो जो एजेंडा उत्तर प्रदेश में है वही एजेंडा बिहार में लागू हो रहा है। वहां कह रहे हैं, अभी देखिए वहां डीजीपी का एक लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी का वो आया था अभी कि मई जून में हत्याएं होती हैं, किसान खाली हो जाते हैं तो हत्या करते हैं जी। किसान खाली हो जाएंगे तो हत्या करेंगे, या नहीं तो फिर बुआई निराई कराएंगे। तो यानी किसान हत्या करने के लिए वहाँ पैदा हुआ है। तो आप इस बात को समझिए कि वहाँ जो सरकार जो ये तरीका जो अपना रही है, वो तरीके से चुनाव गुप्त पीछे से आके वो चुनाव जीतना चाहती है, जो इतना आसान नहीं है उसके के लिए। तो आप देख रहे थे ममता किशन न्यूज, और इसी बेबाक खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए। और ये थे देवरिया के सपा के तेज तरार प्रवक्ता पंकज कुमार वर्मा जी। और ममता किशन न्यूज पर हम कमेंट करें, ये इनका